नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं गीता यादव। आप जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर देवमई की प्रधानाध्यापिका हैं। तो गीता जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या जी, धन्यवाद एजुकेशन बीट्स कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपने मन की बातें और मुझे लगता है कि एक तरीके से सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनका एक प्रतिनिधित्व कर सकूं और उनकी बात को भी आपके इस मंच के माध्यम से सब तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार। स्वागत है गीता जी आपका। गीता जी, उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच एजुकेशन बीट्स, जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और कह सकते हैं एक गर्वान्वित भी महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे अपने इस मंच में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को साझा कर सकूं जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ और आपके साथ भी। गीता जी, कोरोना महामारी के कारण स्कूल इस समय बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे मुश्किल वक्त के समय में आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रही हैं? मैम दिव्या जी, मैंने यूं तो अपना जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत पहले ही बनाया था और वो बनाया इसलिए था ताकि मैं जो भी अपने बच्चों के साथ नवाचार कर रही हूँ या उनको कैसे मैं पढ़ा रही हूँ या गार्जियंस को दिखाने के लिए कि बच्चे उनके कैसे पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ खुश हैं या नहीं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं, तो सिर्फ वो एक दिखाने के लिए मैंने वो ग्रुप बनाया हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोरोना काल में वो इतना मेरे लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन उस टाइम पर भी चूंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन्स की बहुत कमी है। बहुत सारे गार्जियंस, जब मैंने एक सर्वे किया फ़ोन को लेकर के कि कितने गार्जियंस के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किनके पास कीपैड वाले फ़ोन है और किनके पास फ़ोन ही नहीं है। तो यकीन मानिए कि ऐसे गार्जियंस की संख्या का जो अनुपात था वो ज़्यादा निकला जो जिनके पास फ़ोन ही नहीं था। तो मैं क्या करती उसमें, मैं मेहनत कर रही थी अपनी, मैं ऑनलाइन वीडियोज़ बना के बच्चों तक पहुँचा रही थी उस ग्रुप से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे थे? मुश्किल से 15 से 20। फिर उसमें भी मैंने कुछ बच्चों को लीडर बना दिया कि आप, अगर मैं कुछ काम भेजती हूँ, तो आप अपने आस-पड़ोस के रहने वाले बच्चों को उनसे साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और अपने ही फ़ोन से फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। फिर भी चूँकि कोरोना बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में था उस समय, तो गार्जियंस भी मना कर रहे थे कि नहीं, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उधर नहीं जाना है, तो वो बहुत ही कम मेरे लिए लाभान्वित साबित हो रहा था। इसी बी दौरान मेरा स्कूल जो था वो क्वारंटाइन सेंटर बना। तो मैं विज़िट के दौरान जब क्वारंटाइन सेंटर में गई, तो वहाँ मैंने पाया कि लगभग 10-15 बच्चे रुके हुए थे। बच्चे इन द सेंस कि ऐसे बच्चे थे जो अब बड़े हो चुके थे, मैच्योर थे और वो बड़ी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर पढ़ रहे थे। कोई एमबीए कर रहा था, कोई एमसीए कर रहा था, कोई बीई कोरोना की वजह से कहीं न कहीं रुक चुकी थी। तो वो उनसे मैंने जब साझा किया अपनी प्रॉब्लम कही, जब उन्होंने स्कूल के बारे में बात करनी शुरू की, तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो बोले कि मैम मुझे तो यहीं रहना है, तो ऐसा करिए आप सिर्फ 14 दिन तक वेट करिए और उसके बाद हमसे जो हो पाएगा हम भरसक प्रयत्न करेंगे आपको इस मुसीबत से बचाने का। और आज का दिन है कि मैंने उनका एक ग्रुप तैयार कर दिया है, लॉकडाउन लॉकडाउन शिक्षा सारथी नाम दिया है और ये लॉकडाउन शिक्षा सारथी अब मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी है। इन सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो अब वो मेरी ऑनलाइन स्टडीज़ को हर बच्चे तक पहुँचा रहे हैं और अब जो बच्चे विद्यालय नहीं भी आते थे, वो भी बहुत उत्साहित होकर के उनके पास पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि उनको अब एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़ने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ संख्या जो थी वो 71 थी पहले और जब ये लॉकडाउन शिक्षा सारथियों ने अपना काम करना शुरू जी। किया है, तब से वो बच्चों की संख्या भी मेरे यहाँ एनरोलमेंट बढ़ा है। 71 से इस समय 86 हो चुका है एनरोलमेंट और साथ ही मैंने उनको ये भी बोला है कि कैसे भी बच्चे हों, भले ही वो मेरे विद्यालय में एनरोल्ड हों या कहीं भी एनरोल्ड हों, जो भी शिक्षा से इस समय वंचित हो रहे हैं, आप उन सबको अपनी क्लास में बुला सकते हैं। और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में मैं उन लॉकडाउन शिक्षा साथियों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगी कि वो इस समय बिना स्वार्थ के, बिना किसी कह सकते हैं किसी लाभ। लालच के, जी। बिना लाभ के, वो अब एक समाज सेवा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे सोशल सर्विस से उनकी जो मन में भावना विकसित होगी, वो आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए। एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। गीता जी, आप बच्चों को शिक्षा के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगी?
जी। जब मैंने शुरू में अपने विद्यालय में जॉइन किया था, तो विद्यालय की वो हलचल जो होती है ना, बच्चों का शोर, जी। वैसे मुझे बच्चों का शोर ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं विद्यालय जाती थी और वहाँ बच्चे बहुत शांत बैठे थे, अपने में गुमसुम, कोई बोल नहीं रहा है, तो मुझे बहुत अखरता था, अजीब-सा लगता था कि जैसे ये अपने मन की बातें मुझसे कह नहीं पा रहे हैं। और पढ़ाने में भी था, मैं पढ़ा रही हूँ तो उनका ध्यान नहीं होता था बिल्कुल भी, कोई इधर दीवार देख रहा है, कोई उधर दीवार देख रहा है। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ? जब मैं फर्स्ट डे लौटी थी स्कूल से, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे लगा कुछ क्या करूँ मैं ऐसा कि बच्चे बड़े उत्साहित होकर पढ़ें, उनका मन लगे पढ़ने में, कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। ऐसे नहीं कि बस रट्टाफिकेशन जो चल रहा है क्रैम पैटर्न, उस पे ना वो दौड़ें। वो चीज़ों को समझें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत रुचि है, मुझे बहुत पसंद है। तो शुरुआत मैंने की टीएलएम बनाने की। जब जी। बच्चों को रंग-बिरंगे टीएलएम दिखने लगे और वो उनको छू-छू करके पढ़ने लगे, तो उन्हें मज़ा आने लगा। मज़ा आने लगा और इसके साथ ही मैंने आईसीटी पे भी काम किया। प्रोजेक्टर के थ्रू उनको पढ़ाया, तो उन्हें क्या हो रहा था, एक शब्द होता है वंचित, और जहाँ तक हम सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में वो चीज़ें उनको नहीं मिलती जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। लेकिन जब हम उनको हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वंचित नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। उनको हर वो सुविधा मिले, जो वो कहीं नहीं पा रहे हैं, वो उन्हें मेरे स्कूल में मिले। और अब आप मेरे स्कूल आकर के देखिए, तो इतना हँसी-खुशी का माहौल रहता है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो हर प्रश्न को बहुत अच्छे से पूछते हैं। कभी भी उनके मन में कुछ होता है तो उन्हें डर नहीं लगता है कि ये पूछूँगा तो क्या होगा? वो हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं। वो खुल चुके खेल-कूद से हैं। लेकर के हर चीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो शायद अपने घर में अपने माँ-बाप से इतने कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते होंगे बात करने में, जितना वो मुझसे करते हैं। और शायद यही कह लीजिए कि मेरे लिए तो सही मायने में जो मेरा वेतन है ना, वो यही है। उनकी मुस्कुराहट ही मेरा पारिश्रमिक है। आपने हालाँकि बहुत कुछ मुझे बताया है, लेकिन फिर भी आपसे प्रश्न रखना चाहूँगी कि आपने जब से प्रधानाध्यापिका का पदभार सँभाला है, तब से कॉलेज और बच्चों के लिए क्या कुछ नया किया है? पहले बात तो ये कि मेरा विद्यालय जो है वो गाँव के बिल्कुल बीचों-बीच है। मतलब इधर भी घर हैं, उधर भी घर हैं। जी। तो जब मैं गई थी विद्यालय में, तो उन्होंने क्या कर रखा था, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो उन्होंने एक आम रास्ता बना रखा था। विद्यालय को आम रास्ता बना रखा था कि जिसका मन होता था वो इधर से निकल के इधर जाए, इधर से निकल के इधर जाए। पता चले हम लोग एक प्रवाह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उतनी देर में कोई आ रहा है बाइक लेके, तो बच्चों का ध्यान भंग हो जाता था, वो उधर देखने लगते थे। मुझे लगा मैं क्या करूँ इनके लिए? तो मैंने क्या किया सबसे पहले, और वहाँ पर जो पौधे थे वो भांग के पौधे बहुत अपने आप ही निकल आते थे, बहुत सारे। तो मैंने बहुत कोशिश की, तो पहले तो थोड़े जंगली जैसे पौधे होते हैं ना, बेशरम के, या ऐसे पौधे जिनको किसी देख-रेख की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जी। वो पौधे लगाए और बीच में एक बहुत बड़ा-सा सर्कल बना करके एक क्यारी जैसी खूब बड़ी बना दी, जो बैलगाड़ी लोग खड़ी कर जाते थे, तो वो उससे बचाव हो गया। अब जैसे कोई आए तो उसको भी देखने के लिए लगता था कि अरे ये तो क्यारी बनी हुई है, तो यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, तो फिर वो कोई और जगह अल्टरनेटिव तलाश करता था उसका। जी। तो इससे ये हुआ कि एक तो पौधे खूब हो गए वहाँ पर, और वो लॉन जैसा भी खूब अच्छा-सा लगने लगा, बच्चों को अच्छा भी लगने लगा, हरियाली हो गई। जो गांजे के पौधे थे, धीरे-धीरे थोड़े दिनों में मुझे ये भी आया कि मतलब जो गाँव के ही कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको लग रहा था कि लो मेरा ये काम रुक रहा है, मेरा रास्ता बंद कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पौधे उखाड़ने भी शुरू किए। इस समय लेकिन हमारे एक एनपीआरसी सर थे, अवस्थी सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा बेटा अपना काम जो करना है वो अनवरत करते रहो, कितने पौधे उखाड़ेंगे? जी, उखाड़ने दो बिल्कुल, उन्हें, पर तुम बिल्कुल। लगाते रहो, लगाते रहो। और आज का दिन है कि मेरे विद्यालय में हरियाली देखने लायक है, बहुत ज़बरदस्त हरियाली है। तो पहला तो मैंने ये किया कि अपने विद्यालय को हरा-भरा किया। फिर प्रधान जी से मिल कर के बाउंड्री वॉल भी करवाई है, और अब तो बहुत अच्छी पेंटिंग भी हो गई है। दूसरी चीज़, मैंने टीएलएम का प्रयोग किया पढ़ाने के लिए। तीसरी चीज़, मेरी मेरी ट्रेनिंग हुई थी, इनोवेटिव पाठशाला की। अरविंदो सोसाइटी की थी वो ट्रेनिंग। उसमें हर ब्लॉक से एक स्कूल का सिलेक्शन होना था, तो मेरा विद्यालय उसमें चयनित किया गया था। और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी 3 दिन की, उसमें एक चीज़ बहुत खास थी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, जब उसका रिवीजन पार्ट था, वो डिफरेंट गेम्स के थ्रू था, खेलों के थ्रू था। जी। वो बहुत अच्छा था, और बच्चों को बहुत मज़े आने लगे थे पढ़ने में, कि अब वो सिर्फ खेलने के लिए भी पढ़ते थे, कंसंट्रेट करते थे कि उन्हें खेलने को मिलेगा। और जी। इसके लिए मैंने अपने फर्श में सांप-सीढ़ी बनवा रखी है। वो सांप-सीढ़ी खेलने के लिए नहीं है, उसमें है कि आपको जो पाठ पढ़ाया जाएगा, उसकी क्वेरी तैयार करती थी मैं, क्वेश्चन आंसर तैयार करती थी। फिर जब बच्चा डायस चलता था, अगर उसका 1 आया है, तो वो 1 चलेगा, लेकिन जब वो मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देगा, तो वो आगे बढ़ेगा, ओके। अदरवाइज़ वो पीछे रहेगा। अब
क्योंकि उन्हें खेल में पार्टिसिपेट करना था, तो उन्हें करना क्या था, उन्हें पढ़ना था, उन्हें डेली स्कूल आना था। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तीसरी चीज मैंने ये की कि साइंस और मैथ्स को कहते हैं बहुत टफ माना जाता है, कठिन माना जाता है, बच्चे डरते हैं। मैंने उनको काव्य रूप में रूपांतरित किया, उनकी कविताएं बनाई, उनको डिफरेंट एप्स, स्टार मेकर ऐप, कराओके से मैंने गाया, गा करके उनको केवल वीडियो में दिखाया, सुनाया। तो वो गाने की वजह से उनको बहुत जल्दी कंठस्थ इंटरेस्ट भी आया हो गया, उनके अंदर। इंटरेस्ट आया, और खूब मजे लेकर के अब बच्चे पढ़ते हैं। जी, बहुत सुंदर। गीता जी, आप स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रहने को कहेंगे? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है इस समय फिज़िकल फ़िटनेस, और इसके लिए मैं जब सुबह होती है हमारी जो असेंबली टाइम होता है, उस असेंबली टाइम की शुरुआत ही मेडिटेशन से होती है। करो योग, रहो निरोग। तो बच्चों की आदत पड़ गई है। मान लीजिए कभी मुझे लेट हो गया या मुझे मीटिंग के उसमें या कहीं भी किसी काम से मुझे जाना पड़ा, तो अब बच्चे इतने मैच्योर्ड, परफेक्ट हो गए हैं उन चीज़ों में कि अब मुझे बैठ कर के उन्हें कह सकते हैं लीड नहीं करना पड़ता, वो खुद अपने आप में लीडर हो गए। इतनी लीडरशिप आ गई है कि उनमें से एक निकल के आता है, सब बच्चों को बैठा करके मेडिटेशन करवाता है, और साथ ही पीटी का काम कराते रहते हैं। और हाँ, रही खेल-कूद का, तो चूँकि शासन ने तो अब खेल-कूद के लिए अब पैसे भी दे रखे हैं, हम लोगों को दिया हुआ है धन भी। तो उससे मैंने पूरा एक क्रिकेट का बहुत शौक रहता है छोटे बच्चों को, क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं, तो मैंने पूरी क्रिकेट किट, पूरी हेलमेट-वेलमेट, पैड्स, नी पैड्स, सब कुछ उनको लाके रखा है, और वो खेलते हैं, बहुत मज़ा करते हैं, और कबड्डी खेलते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। ये ऐसे गेम्स हैं जो शायद पीछे छूटे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इनको पीछे छूटने नहीं देंगे। हम लोग इनको भी, जो भी वहाँ के लोकल गेम्स होते हैं, वो हम सब खिलवाते हैं बच्चों को, और बच्चे मेरे ब्लॉक स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छी पहचान बना चुके हैं खेल के स्तर पे। बहुत खूबसूरत। गीता जी, कई अभिभावक हैं जो यह नहीं सोचते हैं कि बच्चे की रुचि किस फील्ड में है, लेकिन यह जी। न देखते हुए बच्चे पर वह अपनी मर्जी को थोपते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये बिल्कुल सही टॉपिक है। इवन हम लोग भी ऐसा करते हैं, या कह लीजिए कि हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि मम्मी-पापा को ये लगता है उनको डॉक्टर, इंजीनियर, जी, ये जो भावना पर्टिकुलर प्रोफेशंस है ना, पेरेंट्स के ये मन ज़्यादा में बैठ समझ में चुकी आते है। हैं। अगर जी, बिल्कुल, ये बैठ चुकी है। और अगर उनसे कहिए कि किसी बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उन्हें क्या लगता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट, क्या करोगे गा के बजा के? तो उन्हें लगता है कि इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है, या कह लीजिए कि एक कन्फर्मेशन नहीं है कि इस फील्ड में बच्चा बहुत आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अब समय बदल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते हैं, रटा-रटाया बुक्स का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कह सकते हैं जैसे सैटरडे होता है, जी, मैं सैटरडे नो बैग डे करती हूँ। उस नो बैग डे में मैं बच्चों को क्राफ्ट सिखाती हूँ, तो उनको ये चीज़ भी मैं बीच-बीच में बताती जाती हूँ कि अगर मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको अपने आगे के फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप प्रोफ़ेशन बना सकते हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में जब हम शुरू से डालते रहेंगे, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ही भर जाता है। और इसके लिए मैं लोकल जो गार्जियंस होते हैं, उनकी भी मीट रखती हूँ, और उन्हें समझाती हूँ कि बच्चे को अगर गाना अच्छा लगता है, सैटरडे बिल्कुल ओपन रहता है, बच्चों का टैलेंट ही देखती हूँ मैं। बच्चा जी, किस चीज़ में कहाँ तेज है, क्या कर रहा है? ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चा पढ़ने में ही तेज हो। जी, हर बिल्कुल। बच्चे का एक अलग-अलग रुझान होता है, रुचि होती है। तो उस रुचि को लेकर के मैं चल रही हूँ, और फिर उनके गार्जियंस को भी मैं बताती हूँ कि ये बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। ये, इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये लीड कर सकता है किसी चीज़ को। और मैं मौके भी देती हूँ अपने बच्चों को। स्किट कराती हूँ मैं बच्चों को, रोल प्ले से समझ में आ जाता है कि कौन-सा बच्चा, अगर मैं कहती हूँ ये एक्टिंग की फील्ड में बहुत अच्छा जाएगा, तो अब तो बहुत सारी फील्ड इतनी है, रंगमंच की फील्ड भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। बहुत आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो मैं गार्जियन से मिल कर के उनको बताती रहती हूँ कि केवल पढ़ाई ही एक वो नहीं है, पढ़े भी बच्चा, और अगर उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में भी है, तो उसको आगे बढ़ने दीजिए, लेट हिम डू। बहुत खूबसूरत। गीता जी, आपने भी देखा होगा कि आज के समय में हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करता है। ऐसा क्यों है? और जी, अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने देखिए बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सुझाव बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर मैं हम सब अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएँ, तो अब सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो नहीं रही है, जैसा लोग अभी तक उस माइंडसेट रहा है उनका, ऐसा नहीं है। अब हम हर
हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और अगर आप हमारे यहाँ के गार्जियन से बात करेंगे तो उनमें से आधे गार्जियंस यही कहेंगे कि मैंने अपने बच्चे को 4 साल प्राइवेट में पढ़ाया है, जब मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया है तो मैंने यहाँ डाला है। वहाँ शो ऑफ कॉम्पेटेंट शो बहुत है। थोड़ा-सा मैं ये चीज़ कहूँगी कि वहाँ इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा है। हिंदी भाषा को अभी आगे के भी उसमें करियर में या कह लीजिए किसी भी चीज़ में उतना अभी वो नहीं किया जाता है जितना इंग्लिश के लिए लोग एक थोड़ा-सा कह सकते हैं प्रदर्शन जो है वो इंग्लिश का आगे की भी कॉम्पिटिशन लेवल में भी इंग्लिश का ज़ोर ज़्यादा रहता है। तो सिर्फ़ एक इंग्लिश की वजह से लोग प्राइवेट, और अब तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए हैं और हम भी बिल्कुल। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और वो अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें तो एक रटा-रटाई चीज़ बोलते हैं। भले ही आप अगर नर्सरी के बच्चे से पूछिए तो वो कविता को बाय वर्ड नहीं पढ़ता है, उसको रटी होती हैं। वो ऐसे-ऐसे रटता चला जाता है, पढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारे बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो उन्हें गुड मॉर्निंग का पता है, कब गुड मॉर्निंग कैसे करना है। ये रटा हुआ वाला काम नहीं दे रहे हैं। और अभी भी आप देख लीजिए जो भी सिविल सर्विसेज में आते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी वो सरकारी स्कूल वाले भी हैं और बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये मैं इसके लिए बिल्कुल अच्छे से मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ भी एडमिशन करा के देखें। बस थोड़ी बहुत कमियाँ हैं जो कि कायाकल्प का जो जी, सरकार ने किया बिल्कुल। है उस कायाकल्प से दूर हो चुकी हैं। काफ़ी कुछ दूर हो धीरे-धीरे चुकी हैं सुधार मतलब हो रहा कायाकल्प है। से। जी, बस थोड़ा बहुत अभी टाइम और है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अब प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। गीता जी, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं केवल पढ़ाती ही नहीं हूँ, बच्चों को खेल भी खिलाती हूँ, बच्चों से रोल प्ले भी कराती हूँ, बच्चों को क्राफ्ट का भी कराती हूँ। और अभी लॉकडाउन था तो जो भी मेरी असिस्टेंट है उसको सिलाई, कढ़ाई, बिनाई बहुत अच्छी आती है, तो वो बहुत सारे जो बच्चे उत्सुक रहते हैं या करना चाहते हैं, इच्छा वाले होते हैं, तो मैं उन बच्चों को ये सिलाई, कढ़ाई और ये भी सिखाती हूँ ताकि कुछ भी हो, उनको लघु उद्योग के बारे में भी मैं अभी से बताती हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। इवन अब हम लोग का एक प्रयास है कि गार्जियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करें और गार्जियंस भी आकर के जो महिलाएं हैं वो सीखें और वो आत्मनिर्भर बने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। गीता जी, आप भी एक महिला हैं और आप अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। वर्तमान समय में हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं को जी, लेकर के जो अपराध हो रहे हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके विद्यालय में भी बहुत सी बालिकाएँ पढ़ती हैं। वो जब घर से बिल्कुल। विद्यालय से घर जाती हैं या घर से वो विद्यालय आती हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है, उनको किस प्रकार से आप ये सिखाती हैं कि कैसे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकें? क्योंकि आजकल जो अपराध हैं, वो थम नहीं रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है। और चूँकि वाक़ई ये बात बिल्कुल सही है कि हम कितना भी आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये जो महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या है, वो दिनों-दिन बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाओं को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम विरोध नहीं करेंगे, तो ये जी, कभी जो अपराध हो रहे हैं, वो कम नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, डर की वजह से शांत हो जाते हैं, पर हमें शांत नहीं रहना है। हमारा तो जो था, वो निकल गया टाइम पीरियड, लेकिन मैं अब नए बच्चों को, जो मेरे बच्चे, मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, और अभी एक चूँकि मीना मंच का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अभी तक ये प्राइमरी में नहीं था। इसी ईयर से जी, लागू हुआ है कि मीना मंच चलेगा। और उस मीना मंच का जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है, बालिकाओं को सजग करना। अगर हम पहले से ही अपनी बालिकाओं को सजग कर देंगे, उनकी सुरक्षा के प्रति उनको पहले से ही सचेत करवा देंगे, तो उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी। मैं उनको बहुत सारी मूवीज़ दिखाती हूँ, नो, गो और टेल के बारे में बताती हूँ कि नो क्या है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको नो करना है। अगर वो फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ से भाग जाना है। और अगर फिर भी कम नहीं हो रहा है तो आपको एक सेफ सर्कल बनाना है। अब सेफ सर्कल ऐसा भी नहीं सेफ सर्कल कि उसमें 15 लोग हों, जिससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं बताने में। हो सकता है मैं भी हो सकती हूँ उसमें, ज़रूरी नहीं है उसमें माँ ही हो, जी, या बिल्कुल। बाप ही हो, या भाई हो, या बहन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें मैं भी हो सकती हूँ, वो मुझे भी बता सकती है। और मैं इसके लिए बच्चों को कुछ ना कुछ मूवीज़ दिखाती रहती हूँ और हमेशा उनसे खुलकर बात करने की कोशिश करती हूँ, कि कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं। और वो कंफर्टेबल होकर के मुझसे बात करती हैं। शायद वो अपने घर में इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, गाँव के लोग हैं ना, तो जैसे बच्चे अगर कुछ बोलते हैं, तो उनको लगता है कि तुम ही गलत हो। उन पे ही दोषारोपण किया जाता है। तुम क्यों उधर से जाती हो? उधर से नहीं जाओ। क्यों नहीं जाऊँ मैं उधर से?
मैं उधर से ही जाऊंगी और निर्भय होकर के जाऊंगी, निडर होकर जाऊंगी। मैं उन्हें सिखाती हूँ कि आपको बोलना है, आपको अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में आवाज एक्शन उठानी लेना है, और अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है, एक्शन लेना है और फिर मुझे भी बताना है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। और अब तो 1098 एक नंबर है जो मैंने बच्चों को एक उल्टी गिनती के तौर पे सिखा दिया है, 10 9 8। आप कहीं से भी डायल कर सकते हैं और आपके खिलाफ कुछ भी हो रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं, और आपकी जो एफआईआर है वो सबसे ज्यादा जल्दी लिखी जाएगी। तो ये सब चीज बच्चों को मैं जागरूक करती जा रही हूँ। और अगर हम अभी से क्लास 1 से लेकर के फिफ्थ तक की बच्चियों का रहता है, फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बच्चियों को मैंने जोड़ रखा है इसमें, और अगर अभी अभी से मैं उनको जागरूक करूंगी तो आगे वो लीडर ही बनेंगे। गीता जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला और हमें देखा और सुना। साथ ही मैं एजुकेशन बीट्स का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये मंच दिया मुझे, और मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ, या मेरी मन की बातें हैं, या एक सरकारी शिक्षक के मन की बातें हैं, और वो सारे लोग सुन रहे हैं। मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि कोरोना पीरियड है और बच्चों मोबाइल के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन जी। यहाँ पर अभिभावकों के लिए एक चुनौती का विषय है कि बच्चे अपने मुख्य मूल उद्देश्य से नहीं भटके। अगर हम उनको पढ़ने के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो वो पढ़ाई पे ही ध्यान केंद्रित रहे, वो अपने लक्ष्य से ना भटके। ये ध्यान हम गार्जियंस को देने की आवश्यकता है। साथ ही बच्चों को कुछ इंडोर गेम्स पे भी लगाए रखें, और मुझे लगता है कि इस समय जो टाइम है वो आप बच्चों के साथ ज्यादा अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, तो उनको जो कर्तव्य बोध है उसका आभास कराइए। जो लैंगिक भेद का है उनको बताइए कि सब इक्वल है, इक्वलिटी सिखाइए उन्हें। और इस समय आप उनके साथ बहुत मन की बातें कर सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, उनको सही मार्ग पे ला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टाइम मिला है कि गार्जियंस इतना टाइम अपने बच्चों के साथ रह रहा है। गीता जी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिव्या जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।